रुको 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 रुको, जी हाँ, यहीं पे तो रुकना था। ये वही जगह है जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। ये वही जगह है अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ की, जहां पर सेमेस्टर 2 में जो भी मैथ्स का सिलेबस आने वाला है उसका पेपर लीक हो रहा है। 100% की पिचकारी लेकर मैं हूं आपका अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अड्डा 247 स्कूल में। दोस्तों, यहां पर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज उठा रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आए अपने एग्जाम देने में। और दोस्तों, यकीन मानिएगा, अगर यह वीडियो आपने आखिरी तक देखा तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जल्दी से जल्दी स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। और अगर वीडियो आपको अंत में पसंद आए तो शेयर करना ना भूलेगा। दोस्तों, यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ के द्वारा। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। यहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट सा एक कॉन्सेप्ट समझाया जाता है जिसकी कुछ कंडीशन होती हैं। कंडीशन क्या होती है ये भी हम देखेंगे। कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी कि जब भी आप प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें आपके पास बहुत सारे इवेंट होते हैं, पर वो इवेंट आपके डिसजॉइंट होने चाहिए। जैसे कि आपके यहां पर दिए हुए हैं E1, E2, E3, यहां पे 3 इवेंट हैं और आप देखेंगे इनमें आपस में कोई भी रिश्ता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, थ्योरेटिकल डेफिनेशन की बात करूं, तो एक ऐसी डेफिनेशन है, आप इसको देखेंगे तो आप बोलेंगे कि सर समझ में नहीं आ रही। और ये डेफिनेशन लिटरली किसी को समझ में नहीं आती है, इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से इस डेफिनेशन को हम समझते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो एक वर्ड यहां पे दिया हुआ है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर मैंने आपके सामने एक सेट बनाया E1 और दूसरा बनाया आपके सामने E2 और यहां बनाया E3, तो ये 3 सेट है आपके पास E1, E2, E3, दे आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए बोलते हैं इसको डिसजॉइंट, राइट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में आएगा तो यहां पर जो मेरे पीछे सेट दिए हुए हैं, यहां पर A, B, C, दे आर डिसजॉइंट सेट, मतलब इनमें आपस में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता। वैसे ये 3 आपको छोटे सेट दिख रहे हैं, ए के अंदर वो भी डिसजॉइंट है, B के अंदर 3 छोटे सेट हैं वो भी डिसजॉइंट है, C के अंदर 2 छोटे सेट हैं वो भी डिसजॉइंट है। इसका मतलब ये आपस में क्या है, ये डिसजॉइंट सेट है, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये बात समझनी जरूरी है। दूसरी बात समझनी ये जरूरी है कि जब भी आप बात करेंगे, जैसे इस वाले सेट की अगर बात कर लें, दिस इज E1 सेट, दिस इज E2 सेट, दिस इज E3 सेट। पहली बात तो डिसजॉइंट है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये एग्जॉस्टिव होने चाहिए। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है दोस्तों? एग्जॉस्टिव मतलब कि तीनों एलिमेंट जो होता है उनको अगर ऐड कर दिया जाए, इनकी प्रोबेबिलिटी अगर ऐड कर दी जाए तो इट शुड मेक अ कंप्लीट यूनिवर्स। मतलब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिखा जाए, अगर यहां पे ऐसा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 लिखा जाए यहां पे ऐसा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 लिखा जाए यहां पे ऐसा, तो इसका सम जो होना चाहिए इट शुड बी 1। मतलब यही 3 इवेंट इस पूरी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, ये इसका रूल है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग डिसजॉइंट सेट और आपके पास जो दूसरी प्रोबेबिलिटी है जिसमें एग्जॉस्टिव बोलते हैं, डिसजॉइंट और एग्जॉस्टिव, ये दोनों कंडीशन आपकी मैच करनी चाहिए। मूविंग अहेड, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने ये देख लिया, अब यहां पर एक आपने सेट देखा, आपको सेट समझ में आने चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि ये जो सेट है A सेट B जो है, इसको, इस वाले सेट को A इंटरसेक्शन B डैश क्यों बोलते हैं? क्योंकि येलो पार्ट इज समथिंग विच इज कॉमन बिटवीन B कॉम्प्लीमेंट एंड A। येलो पार्ट में B एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसको B कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो A इंटरसेक्शन B इज येलो पार्ट, दिस ग्रीन पार्ट इज A इंटरसेक्शन B, दिस पार्ट इज B इंटरसेक्शन A डैश, क्योंकि यहां पर A कॉम्प्लीमेंट, A डैश मतलब A कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। तो आपको वेन डायग्राम हल्का सा पता होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं यहां पे। जैसे कि अगर मेरे पास एक एग्जांपल लेना है, तो मैंने बोला कि मेरे पास 2 बैग हैं, ठीक है, 2 बैग हैं। इसमें मेरे पास व्हाइट बॉल जो है वो 3 है और रेड बॉल जो है ये भी आपके पास मान लेते हैं 3 है। अब व्हाइट बॉल जो है मेरे पास दूसरे बैग में 4 है और रेड बॉल जो है मेरे पास अब इस बार 5 है। तो आप मुझे बताइए कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या आप मुझे ये बोलेंगे कि सर रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हम यहां निकाल लेते हैं, तो इट इज 3/6। रेड आने की प्रोबेबिलिटी हम यहां निकाल लेते हैं, दैट इज 5/9।
और इन दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या आप ऐसा बोलेंगे? नो माय डियर फ्रेंड्स, नो, ऐसा नहीं बोला जाएगा। यहीं पे आपको ये समझनी है कि इसमें बनेंगे केसेस। केसेस कैसे? कि अगर दो बैग सामने रखे हुए हैं तो पहले तो आदमी जाएगा बैग ए में और फिर दूसरी बार आदमी हो सकता है चला जाए बैग बी में। मतलब पहली बार तो बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी बनेगी कि आउट ऑफ दोस टू बैग्स मैंने कौन सा बैग चूज किया, बैग ए चूज किया या बैग बी चूज किया। तो अगर बैग ए चूज किया दोस्तों तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि दो बैग थे तो 1/2 प्रोबेबिलिटी बैग ए की, 1/2 प्रोबेबिलिटी बैग बी की। तो पहले तो बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। अगर दो बैग की जगह 3 बैग रहते तो पहले बैग ए को चूज करने की प्रोबेबिलिटी होती 1/3, बैग बी को चूज करने की होती 1/3, बैग सी को चूज करने की होती 1/3। तो इस तरह से आपने दो बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी निकाली 1/2 एंड 1/2। मूविंग अहेड, आप ये देखो जरा एक बार फटाफट, आपने बोला 1/2 चूज किया हमने ए से, 1/2 चूज किया हमने बी से। अब उसके बाद जैसे हम ये चूज कर लेंगे तो यहां पर आएंगे रेड की प्रोबेबिलिटी निकालने कि अगर बैग ए को हमने उठा ही लिया है तो अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आपने बोला कि सर रेड बॉल की होगी यहां पे 3/6। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलरली यहां पर आपने बोला कि भैया यहां पर तो 1/2 थी बैग बी को चूज करने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन जैसे ही आपने बैग बी को कंफर्म चूज कर लिया अब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी 5/9। और आपको अच्छी तरह पता है एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई एंड और का मतलब होता है एडिशन। ठीक है, शब्दों में अगर बयां करूं मैं इस पूरी कहानी को तो आप बोलेंगे कि सर सबसे पहले तो बैग ए चूज किया एंड रेड बॉल, और बैग बी चूज किया एंड रेड बॉल। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। शब्दों से अगर मैंने लिखा तो आइदर यू चूज बैग ए एंड रेड बॉल और बैग बी एंड रेड बॉल। तो एंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? मल्टीप्लाई होता है। और का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो एक बात बहुत क्लियर हो गई कि बैग ए चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/2। उसमें रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 3/6। इट मीन्स अगेन 1/2 प्लस। और अगर आपने बैग ए चूज नहीं किया होता तो जीवन में क्या किया होता? आपने बैग बी चूज किया होता। बैग बी चूज किया, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर 1/2 और उसमें अगर बैग बी चूज करने पर रेड बॉल आती है तो 5/9। तो इसका मतलब आपने पूरा का पूरा जो है केस ही सॉल्व कर दिया, केस ही सॉल्व कर दिया। यहां पर आपका आंसर आया 1/4, यहां पर आपका आया 5/18। आपने इसका एलसीएम निकाला, आपका आंसर आ गया। दैट्स इट। 36 का एलसीएम आएगा, सॉल्व कर लोगे, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। एक बार फटाफट बैग ए बैग बी चूज करने की प्रोबेबिलिटी से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी तक मैच कर लो। और यही चीजें आपके एग्जाम में आने वाली हैं, सीरियसली, जिसमें आप इतना परेशान हो रहे थे, यही चीज हम सॉल्व करने वाले हैं। मैं इसमें आपको अभी सब्जेक्टिव भी करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा, और दोनों तरह के सवाल आपसे बन जाएंगे। ठीक है, मूविंग अहेड, एक बार इसको नोट कर लो फटाफट। जैसे कि अभी टाइम वॉच स्टार्ट हो गई है, लेकिन आपको उससे पहले एक सवाल करना है। यहाँ फटाफट देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए, क्या बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि एक पर्सन है, उसने कंस्ट्रक्शन का काम उठाया है। ठीक है, उसने कंस्ट्रक्शन का काम जो है उठाया है, और प्रोबेबिलिटीज़ क्या है इसकी कि स्ट्राइक हो जाए। स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटीज़ क्या है? 0.65 और 0.80 ये है कि उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए। तो स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक दो चीज़ें होती हैं भाई इसमें। एक तो या तो उसकी स्ट्राइक हो जाएगी और दूसरी कंडीशन क्या रहेगी कि उसकी स्ट्राइक नहीं होगी। तो आपको दोनों केस जो है वो सुन के चलने हैं, वो समझ के चलने हैं। बताओ जल्दी फटाफट क्या रहेगा। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। यहां पर मैं आपको क्वेश्चन के बारे में और जानकारी दे दूं कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो बेसिकली इस तरह का है कि आपने बोला कि सर स्ट्राइक होगी, कितने परसेंटेज स्ट्राइक होना? 0.65। तो स्ट्राइक ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? स्ट्राइक ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर होने की 0.65 है तो ना होने की क्या होगी? 1 - 0.65, इसका मतलब 0.35।
तो हमको क्वेश्चन में इतना समझ में आ गया कि स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक की बात चल रही है। अब जब बात करेंगे कि स्ट्राइक हो गई है हमारे फैक्ट्री में, हमारी कंपनी में स्ट्राइक हो गई है, काम तब भी आपका कंप्लीट होना चाहिए, और अगर स्ट्राइक नहीं हुई है काम तब भी आपका टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। तो टाइम पे कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी स्ट्राइक होने के बाद क्वेश्चन के हिसाब से 0.32 है। ध्यान सुनना मेरी बात, अगर स्ट्राइक हो जाती है तब भी काम कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 0.32। और दूसरा ये है कि अगर स्ट्राइक नहीं होती है तो काम कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तब भी काम कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0.80, राइट, 0.80 यहां पर आ जाएगा 0.80। अब इसका हमें आंसर निकालना है कि काम हमारा टाइम पे कंप्लीट हो जाए। दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, टाइम पे काम हमारा कंप्लीट होना चाहिए। तो स्ट्राइक होगी अगर, तो दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। और अगर टाइम काम पे हो रहा है लेकिन स्ट्राइक नहीं हुई है तो दिस एंड दिस, और या तो स्ट्राइक होगी या तो नहीं होगी, तो दोनों के बीच लगेगा। और तो मैं इसको अगर शब्दों में बयां करूं तो ये होगा मतलब एक बार ध्यान से देख लीजिए कि अगर स्ट्राइक होगी और काम कंप्लीट हो गया, मतलब स्ट्राइक हो गई एंड काम कंप्लीट हो गया, और स्ट्राइक नहीं हुई और काम कंप्लीट हो गया, तो स्ट्राइक की पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास 0.65। एंड मतलब क्या होता है, एंड मतलब मल्टीप्लाई, कंप्लीट का मतलब क्या होता है यहाँ पे 0.32, तो हमने प्रोबेबिलिटी लिख दी 0.32। और का मतलब होता है प्लस, तो ये अपन पहले मल्टीप्लाई करेंगे बॉड मास के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर नॉन स्ट्राइक की पॉसिबिलिटी क्या हो गई 0.35 इंटू 0.80। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व माय डियर फ्रेंड्स। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको आगे दिखा देता हूँ यहाँ पे कि आपने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन में अच्छी तरह देखा आपने क्या क्या वैल्यू दी हुई है, और उसके बाद आपने इसको सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया, राइट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपके पास एक माइनिंग जॉब का कंडीशन दिया हुआ है। माइनिंग जॉब में प्रोबेबिलिटी कंप्लीशन ऑफ जॉब है जहाँ पर विदाउट रेन और रेन की पॉसिबिलिटी दी हुई है, रेन की और विदाउट रेन की। अब जॉब आपका टाइम पे होता है कि नहीं होता उसकी कंडीशन दी हुई है। तो रेन की कंडीशन, अगर आपको रेन की पॉसिबिलिटी दी हुई है तो आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है ना, और कंप्लीशन ऑफ जॉब ऑन टाइम उसकी पॉसिबिलिटी भी आपको दी हुई है। अब इसको आप कैसे करेंगे सॉल्व, एक बार अच्छे से देखिए, इसको समझिए क्या हो सकता है। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ रेन इज 0.45, then determine the probability that the mining job will be completed on time। ठीक है, अब आपको टाइम पे कंप्लीट करना है। सवाल पहले जैसा ही है, हल्का सा ट्विस्ट है। इसको लिखते कैसे हैं एक बार देख लेते हैं कि ये बोल रहा है कि लेट ए बी द इवेंट दैट माइनिंग जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। ठीक है, टाइम पे आपका ए वाला जो है वो शो कर रहा है कि टाइम पे आपका काम कंप्लीट हो गया है, राइट। आगे बढ़ते हैं, और बी क्या है आपका इवेंट जिसमें रेन हो रही है। ए क्या है, टाइम पे आपका काम कंप्लीट हो गया है। बी क्या है, जिसमें रेन आपकी हो रही है। अब जब भी आप रेन होने की पॉसिबिलिटी निकालेंगे तो नो रेन की पॉसिबिलिटी 1 माइनस से निकाल लेंगे। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम को अगर आप ए से मानेंगे तो नॉन कंप्लीशन को 1 माइनस ए से मानेंगे। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो आपके पास रेन की पॉसिबिलिटी आपको दी हुई थी, तो नॉन रेन की मतलब नो रेन की पॉसिबिलिटी आपके पास 0.55 आ गई। तो 0.45 जो है रेन होने की है, 0.55 रेन ना होने की है। तो अब आपके पास यहाँ पर ए आफ्टर बी दिया हुआ है, ये ए आफ्टर बी। ए आफ्टर बी क्या होता है दोस्तों, ए आफ्टर बी मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आफ्टर अकरेंस ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मतलब इवेंट ए तभी होगा जब बी हो चुका है। मतलब ये वो सी बात हो गई जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम बोलते हैं कि तुम 98 तभी लेके आओगे जब 5 घंटे हर रोज पढ़ोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अब 5 घंटे नहीं पढ़ोगे तो 90 नहीं लाओगे। कंडीशनल का सीधे सीधे मतलब ये होता है। तो आपने पहले कंडीशन निकाली 0.42, 0.90, और फिर से हमारा फॉर्मूला वही था जिसको मैं पहले भी आपको बता रहा था कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी डैश। बिल्कुल सिंपल सी बात है।
सेम तरह से हमने पिछले सवाल भी किया था, सेम तरह से हमने ये वाला सवाल भी पूरा नोट डाउन कर लिया है, और आपको सिर्फ और सिर्फ जो है आपको इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। जस्ट चेक आउट द आंसर। राइट, आई होप यू हैव गॉट द सेम आंसर। अब मैं थोड़ा सा आपके दिमाग पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करने वाला हूं और आप लोग मुझे चैट बॉक्स में आंसर लिखने वाले हैं। जैसे कि बहुत सिंपल सी बात है, 40% ऑफ बॉयज ऑप्टेड फॉर मैथ्स एंड 60% ऑफ गर्ल्स ऑप्टेड फॉर मैथ्स। अब भैया मैथ्स बॉयज ने कितने लिए हैं, गर्ल्स ने कितने लिए हैं, ये आपको दिख गया। अब आपको सिंपल तरीके से ये निकालना है कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या है मैथ्स की, इफ हाफ ऑफ द क्लास पॉपुलेशन इज गर्ल्स। जल्दी बताइए फटाफट, बोलिए मैथ्स लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आप मुझे बताइए कि बॉयज और गर्ल्स इनमें चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। दो ही ऑप्शन है आपके पास, पहले बॉयज और गर्ल्स चूज होंगे, उसके बाद मैथ्स चूज होगा, है कि नहीं। तो बॉयज और गर्ल्स को चूज होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2। एक कोई थर्ड जेंडर होता तो 1/3 1/3 1/3, लेकिन दो ही हैं तो 1/2 1/2। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे कि भैया बॉयज के चूज होने की अगर 1/2 प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो बॉयज का मैथ्स लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है 40/100, गर्ल्स के मैथ्स लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है 60/100। इसका मतलब या तो वो बॉय होगा, बॉय एंड 40/100, और गर्ल एंड 60/100। तो सीधी बात यह है बॉय एंड मैथ्स लेने की प्रोबेबिलिटी और दिस इज और राइट 1/2 इंटू 60/100। सो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज योर फाइनल आंसर। यही आपको सॉल्व करना है, यही आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो आई होप यू आर गेटिंग इट राइट। मूविंग अहेड, तो इसमें आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या है, एक बार निकाल लीजिए फटाफट, चैट बॉक्स में डालिए, बी क्विक, चैट बॉक्स में डालिए कि आपका आंसर क्या है, जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। 0.5, तो भैया ए इज योर आंसर राइट। आई होप इट इज क्लियर राइट। मूविंग अहेड, आपने ए आंसर निकाल लिया इसको सॉल्व करके, ये 1/2 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए 60/100 40/100, चलिए मूविंग अहेड, बी क्विक, सॉल्व दिस क्वेश्चन तेजी से। चलिए भाई, आई होप आप लोग चैट बॉक्स में इसका आंसर डालना स्टार्ट कर चुके होंगे। एक कंपनी है प्रोड्यूस करती है 10% डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, कंपनी बी 20% डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। एक कंपनी ए और बी का आपने चूज कर लिया। अगर कंपनी ए है, कंपनी बी है, ठीक है, तो ये आपने चूज कर लिया। इसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1/2, इसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/2। अब देखते हैं आगे किस तरफ जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब ये बोलता है कि सी जो है प्रोड्यूस करती है सी 5% डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर आप लोग चूज करते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स के हिसाब से, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट चोजन इज डिफेक्टिव। ओ भाई, यहां पर जो है, यहां पर तो आपका एक नहीं, दो नहीं, 3 प्रोबेबिलिटी आ गई है। तो आपको ये देखना है कि क्या आपका सवाल कह रहा है। बिल्कुल ध्यान सुनिए, बिल्कुल ध्यान सुनिए, सोचिए कि क्या आपका सवाल कह रहा है। समझिए कि सर यहाँ पे जो 3 है, तो भैया यहाँ पर आपने सी इवेंट भी ले लिया है, तो यहाँ पर अगर 3 इवेंट है तो हमारा वो पिछले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन हल्का सा चेंज हो गया और यहाँ पर आपकी 1/3 आ गई है, करेक्ट। तो 1/3 1/3 1/3। अब अगर ए में से आता है डिफेक्टेड प्रोडक्ट, क्योंकि आपको डिफेक्टिव ही निकालना है, तो ये 10/100। बी में से आता है तो आ गया आपका 5/100। सी में से आता है तो आपका आ गया कितना, सी में से कितना आ गया भाई आपका इक्वली लाइकली, तो 5/100, ठीक है। तो अब आपको इसका फिर से सॉल्व करना है भाई और पूरा आंसर निकालना है। जल्दी से बताइए कि एलसीएम निकालने के बाद क्या आया, जल्दी बताइए फटाफट, बी क्विक, बोलो भाई जल्दी। कितना दिया हुआ है 20 10 5, तो दिस इज गोइंग टू बी
20/100. Okay, so this is 1/3 and A or 1/3 20 by this or 1/3. This is going to be C. You have to find the answer. Tell me what is the answer. Be quick. बताओ फटाफट जल्दी से. Okay, moving ahead. 0.12 is the answer, right? Isn't it? I hope आपका भी यही आंसर आ रहा होगा. आगे बढ़ते हैं. आपके पास अगर पांच men हैं out of 10 men and 10 women out of 250 women are colored blind, then find the total probability of color blind people. जल्दी बताइए फटाफट क्या रहेगा इसका आंसर. क्या हुआ है यहाँ पे? 5 100 में से और 10 250 में से. मतलब सीधी बात है भाई कि ये आपका मेन और ये आपका वुमेन. सबसे पहले तो चूज करने में 1/2 प्रोबेबिलिटी. उसके बाद 5 मैन कितने में से 100 कलर ब्लाइंड की ही आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो यहाँ पर कितना हो गया? 5/100. और यहाँ पर क्या हो गया आपका? 10 कितने निकालने? 10 विमेन 250 में से. तब जाके आपकी जो है ये कलर ब्लाइंड वाला प्रोबेबिलिटी का केस बन पाएगा. तो सीधी बात है 1/2 इंटू 5/100 और 1/2 इंटू 10/250. खत्म, डन. आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर है? तो ये आपका जो है आपका जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 0.045. आई होप यू आर ऑल्सो गेटिंग द सेम आंसर. अगर ये आंसर आपका आ रहा है तो ये स्ट्रीम को लाइक करना ना भूलिएगा. समझ में आ रहा है तो शेयर करना ना भूलिएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मेरे ख्याल से इतना टॉपिक सही है. आई होप आपसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के सवाल जो है बन जाएंगे. तो मेरे ख्याल से अब आपको पढ़ना चाहिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. मेरे अगले वीडियो में आपको कंडीशनल मिलेगा और आपको बेस थ्योरम भी मिलेगा. तो भैया जुड़े रहिए अड्डा 247 स्कूल से. मिलते हैं अगली क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय.